प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं युद्धवेन सर संविधान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज संविधान की बहुत ही जानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वह है संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आज उसी मूल अधिकार के बारे में आपको बताते हैं कि मूल अधिकार कितने हैं, क्या हैं, या जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूं तो व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। कैसा विकास? चाहे वह नैतिक विकास हो और चाहे वह भौतिक विकास हो, दोनों के लिए। ठीक है, मूल अधिकार आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शक्तियों का नियंत्रण क्या है मूल अधिकार पर? मूल अधिकार क्या शक्तियों का नियंत्रण करता है? किसके ऊपर? कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर। तो कार्यपालिका और विधायिका जो विधि बनाता है उनके ऊपर, जो कार्य को एग्जीक्यूट करता है सरकार के अंग जो हैं, उन दोनों को मूल अधिकार कहीं ना कहीं क्या करता है? निरंकुश होने से बचाता है, निरंकुश नहीं होने देता। कैसे? अगर विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, तो दोस्तों उस समय पर क्या किया जाएगा? न्यायपालिका मूल अधिकार के जितने पार्ट को, वो मूल अधिकार के जितने पार्ट का जो उल्लंघन कर रहा होगा, कौन सा कानून जो किसने बनाया होगा? कार्यपालिका या विधायिका ने बनाया होगा, उतने हद तक वो कानून क्या कर दिया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को निरंकुश होने से बचाता है। कौन बचाता है? बचाता तो है न्यायपालिका, न्यायपालिका बचाता है। लेकिन बच्चों, ये न्यायपालिका जो बचाता है, कब ये बचाता है? जब वह मूल अधिकारों का क्या करता है? हनन करता है। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया हो जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो न्यायपालिका उस हद तक उसको शून्य घोषित कर देगा जहां तक वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा होगा उनका कानून। इज दैट क्लियर? अब न्यायिक सुरक्षा कैसे है? मूल अधिकार के विपरीत बनाए गए कानूनों और आदेशों को न्यायपालिका रद्द कर सकता है। अभी मैंने बता दिया कि मूल अधिकार के विपरीत जो भी कानून बनाए जाएंगे उसको उस हद तक रद्द कर दिया जाएगा जहां तक मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा होगा। आगे देखिए, आगे दिया है संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ इसका मूल अधिकार का। सबसे पहले तो बात करें कि मूल अधिकार की बात की कहाँ गई है। प्रश्न यही आता है डायरेक्ट। तो मूल अधिकार की भाग संविधान के भाग 3 में की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। कहां से कहां तक की गई है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां से लिया गया है ये मूल अधिकार? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, वो भी अमेरिका के बिल ऑफ राइट से। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से हमारा ये मूल अधिकार उद्धृत है। आगे बात करें कि ये मूल अधिकार कितने हैं, तो याद रखना, अगर प्रश्न आएगा मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7। मूल संविधान में 7 थी। कब की बात कर रहा है? 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत, नियमित एवं आत्मार्पित किया गया था, तब की बात कर रहा है। उस समय 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में अगर आ जाए मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, या पूछ ले, वर्तमान शब्द भी ना जोड़े, डायरेक्ट ऐसे लिख दे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तब भी 6। वर्तमान जोड़ दे तब भी 6। या जब लग जाए शब्द में मूल संविधान में, तो मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? उस समय 7 थी। तो कहोगे सर एक कहाँ गया? तो उसको भी देखते हैं, चलिए। तो 26 नवंबर 1949 को मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया। याद रखना, कौन संविधान संशोधन है? 44वां। 44 CA 1978 के द्वारा किया क्या जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार जो होता है उसे हटा दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन कहां पर था? 2 जगहों पर। एक 19 के F में था और एक अनुच्छेद 31 में था। इसे हटा करके भाग 12 के 300 का में डाल दिया गया। भाग 12 के 300 का में डाला गया। भाग भी याद रखना, अब वो कहाँ है? संपत्ति का अधिकार अब भाग 12 में रख दिया गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगर पहले ही कहाँ था? 2 अनुच्छेद में था। अनुच्छेद 19 के 1 के F में था, और कहाँ था? अनुच्छेद 31 में था। जब यहाँ से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, तब इसको कानूनी या विधिक अधिकार घोषित कर दिए। कहोगे सर अब ये क्या है? कानूनी या विधिक अधिकार। इसका मतलब हुआ जब इसको कानूनी या विधिक अधिकार घोषित कर दिए, तो अब न्यायालय जो है इसकी सुरक्षा
गारंटी नहीं देगा। मतलब न्यायालय इसकी रक्षा नहीं करेगा, इसकी रक्षा स्वयं करना होगा संपत्ति की, न्यायालय इसकी रक्षा नहीं करेगा, इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान समय में 2026 चल रहा है, 2026 में मूल अधिकारों की संख्या अगर कहा जाए कितना है तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। इज दैट क्लियर? तो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। कहां पर था? 19(1) के F में, और अनुच्छेद 31 में। कहां गया? भाग 12 के 300 का में गया। किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ऐसे ही तैयार करो। मौलिक अधिकारों का नेचर कैसा है? क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? अगर प्रश्न आए मौलिक अधिकार कैसे हैं, तो कहना मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। लेकिन ऑप्शन में मान लो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक साथ नहीं मिला, तब क्या लगाओगे? तब नकारात्मक को ही आप प्रेफरेंस देना, क्योंकि ज्यादातर बातें मौलिक अधिकार में नकारात्मक ही कही गई हैं। चलो देखते हैं कैसे नकारात्मक हैं। नकारात्मक की बात करें तो इसका अर्थ होता है राज्य को कुछ विशेष कार्य करने से रोकता है। कैसे कार्य करने से रोकता है? जैसे अधिकांश मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया? धर्म, जाति, लिंग, वंश, इन सब आधारों पर क्या किया जाएगा? किसी को सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। राज्य को बताया गया ना कि राज्य इन सब जगहों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य को नकारात्मक संदेश ही तो दिया गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। नहीं शब्द निगेटिव शब्द क्या हो गया? नकारात्मक। दूसरा, जैसे अनुच्छेद 18 कहता उपाधियों का अंत, कि राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा। अस्पृश्यता का अंत, राज्य किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। तो ये सब क्या हो गए? निगेटिव ही तो बातें हो गई। इस प्रकार से नकारात्मक ज्यादा है। अब देखो सकारात्मक किस तरीके से, जैसे कहा गया है अनुच्छेद 21 के का में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, 6 से 14 वर्षों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो पॉजिटिव बात है ना, तो सकारात्मक भी हो गया इस प्रकार से। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो मूल अधिकार है वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। लेकिन अगर दोनों में से प्रेफरेंस देंगे तो ज्यादातर क्या है? नकारात्मक है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, सकारात्मक और नकारात्मक, तो दोनों लगाना। अगर मान लो सकारात्मक अलग से लिखा है, नकारात्मक अलग से लिखा है, और अगला लिख दिया कोई और, दोनों एक साथ नहीं लिखा है, तो वहां पर नकारात्मक को प्रेफरेंस देना है। ये बात भी आप याद रखना। परीक्षा की दृष्टि से प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, परंतु अगर प्राथमिकता देनी हो तो किसके दिया जाएगा? नकारात्मक को दिया जाएगा। आगे बात करें परिवर्तनीय और वादयोग, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे परिवर्तनीय कहो, चाहे वादयोग कहो, चाहे इन्फोर्सेबल कहो, तीनों बात एक है। न्यायालय द्वारा पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता है। मतलब मूल अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो न्यायालय उस पर युक्त प्रतिबंध लगा देता है तुरंत। जहां भी मूल अधिकार का हनन होगा न्यायालय उसको रद्द कर देगा, उस मामले को, उस विधि को तुरंत रद्द कर देगा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट मूल अधिकार के हनन होने पर, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। दो अनुच्छेद याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और ये हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, अगर मूल अधिकार का हनन होता तो एक ऐसा मामला है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखो, न्यायालय द्वारा पूर्ण सुरक्षा की गारंटी इसमें दी गई है। आगे अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 हाई कोर्ट जा सकते हो, मैंने बता ही दिया। सीमित है का सीमित है? जो हमारा मूल अधिकार है वो सीमित है, असीमित नहीं है। कैसे सीमित है? मूल अधिकार सीमित कैसे है इस चीज को समझो। मूल अधिकारों का मनमाना प्रयोग वर्जित है। मूल अधिकार को जो चाहे जितना चाहे उसका यूज कर सकता है, जैसे भी चाहे, ऐसा नहीं। जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो ऐसा नहीं कि आप जो कुछ चाहोगे वो बोलोगे, नहीं। एक युक्ति प्रतिबंध है कि जहां तक दूसरे को डिस्टर्ब न करे उतना ही बोल सकते हो। ठीक है, युक्ति निर्बंध, राज्य इन पर सीमा लगा सकता है। राज्य मतलब सरकार, सरकार इस पे क्या लगा सकती है? बाउंडेशन भी लगा सकती है, जब चाहेगी आपके मूल अधिकार को छीन भी सकती है। ठीक है, इसलिए क्या है, मूल अधिकार कैसे हो गए? सीमित हो गए, असीमित नहीं है। मूल अधिकार सीमित है, जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी तब आपके मूल अधिकार को सीमित कर देगा। जैसे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय जानते हो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार आपके सीमित कर दिए जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार आपके सीमित कर दिए जाते हैं। समझिएगा थोड़ा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है
तो अनुच्छेद 358 एक्टिव हो जाता है। अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 भी स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन कब? जब इस राष्ट्रीय आपातकाल का जो बेस होगा वो क्या होगा? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण होगा। आंतरिक अशांति के समय अनुच्छेद 19 का एक जो है वो अपने आप निलंबित नहीं होता है। उसको अगर निलंबित करना हुआ तो अनुच्छेद 359 359 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? स्वयं निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, जिसको चाहे निलंबित कर दें और जिसको चाहे निलंबित ना करें। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 20 और 21 को तब भी नहीं हटा सकते हैं। तो 20 और 21 कैसे हो गए? अस्थाई हो गए। दो अनुच्छेद मूल अधिकार में ऐसे हैं जो कभी निलंबित नहीं होते या अस्थाई अनुच्छेद हैं। अस्थाई अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 20 और 21 किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं होते। बाकी सारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये बात भी आप याद रखना। तो मूल अधिकारों की प्रकृति कैसे हो गई? अस्थाई हो गई ना, अस्थाई हो गई। लेकिन और ध्यान रहे, तो मूल अधिकार अस्थाई तो हैं, लेकिन क्या सीमित है? का सीमित है? मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार कैसे हैं? सीमित है। जब चाहेगा उसको राज्य उसको कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। तो ये कैसे हो गए? कम ज्यादा का मतलब क्या है? ये सेंस नहीं करा कि असीमित का मतलब कि चाहे जितना बड़ा है। सीमित का मतलब है कि राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो हमारे मूल अधिकार में कहा गया है कि राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है मूल अधिकारों पर। इस प्रकार से मूल अधिकार कैसे हैं? मूल अधिकार कैसे हैं? देखिए, आधार देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता और कानून व्यवस्था को प्रभावित होने पर अस्थायी प्रकृति है इसकी। संविधान संशोधन द्वारा इन्हें हटाया, घटाया, बढ़ाया भी जा सकता है। तो मूल अधिकार कैसे हो गए? सीमित हो गए ना। सीमित होते हुए भी कैसे हैं? अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। इस बात को भी याद रखना। आगे देखिएगा, बात करता है प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी कोई आता है तो उनको भी प्राप्त है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीयों को केवल प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से? इन ये जो ऑप्शन में हो इनको तो तुरंत लगाना, केवल भारतीयों को। दोनों को कौन कौन से? 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24 और 25 से 28 तक पूरा। ठीक है, तो ये हो गया कि ये विदेशी और भारतीयों दोनों को प्राप्त है मूल अधिकार में। अगला, केवल राज्य के विरुद्ध हमारे प्रश्न आता है, केवल राज्य के विरुद्ध कौन से हैं? मतलब राज्य के विरुद्ध कौन कौन से मूल अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य को निर्देश दिया गया है, ये केवल निजी व्यक्ति को निर्देश नहीं देता है। निजी व्यक्ति की बात ही नहीं किया गया है, इसमें केवल राज्य को निर्देश दिया गया। मूल अधिकार में भी किसको करने के लिए कहा गया? कुछ राज्य को। राज्य को क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 कहा गया। अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य धर्म, जाति, लिंग, वंश, ठीक है, वंश, इन सब के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य को ऐसा निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है, राज्य को निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दे। कौन दे? राज्य दे, कि राज्य सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दे। ये भी किसके लिए है? 16 भी राज्य के लिए है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा, राज्य नहीं देगा ना। हम लोग तो दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे तो द्रोणाचार्य ये हैं। तो निजी व्यक्ति तो किसी को कोई उपाधि दे सकता है, लेकिन राज्य जो गवर्नमेंट है वो किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। इसलिए 3 अनुच्छेद याद रखना कि राज्य को प्राप्त है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18। और कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्य को प्राप्त है और भारतीय जो नागरिक हैं उनको, निजी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद है कौन कौन से? 17 और 23। और इसमें दंड देने का प्रावधान भी है जो 17, 23 है। जैसे अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंश, छुआछूत का अंत। अगर आपके साथ कोई छुआछूत करता है तो वहां पर दंड देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है? 23 और 24 आर्टिकल में आप जानते हो क्या चीज दिया गया है कि आपका बलात्सर्म कोई करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वहां पर भी क्या किया जाता है? दंड देने का प्रावधान है। तो 17, 23, 24 में भी दंड देने का प्रावधान है। ये राज्य को भी ऐसा नियम लागू है और निजी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। ठीक है, कि गवर्नमेंट भी किसी को 17
18 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवा सकती है और निजी व्यक्ति भी नहीं करा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो एक बार पूछा जाता है कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जरा आप एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है और छठवां है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहली बात जो हो रही है किसकी? समता का अधिकार। डायरेक्ट यही प्रश्न तो वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो समता का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक क्या चीज है? 19 से लेकर 24 कह रहा हूं, 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, उसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 29-30 क्या है? शोषण के विरुद्ध कह रहा हूं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। एक बार फिर से देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या वर्णित है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है समता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 क्या है? शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कुछ ऐसे अनुच्छेद देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जो मूल अधिकार है 12 से 35 तक है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग तो 14 से हो रहा है। तो अनुच्छेद 12-13 इन सब में क्या है? अनुच्छेद 12-13 इधर भी देखो अनुच्छेद 32 आया है, लेकिन हम जानते हैं अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है 12 से 35 तक है ना, तो हमने तो यहाँ तो 32 तक बताया है। तो ये जो 33 है, 34 है, 35 है या 12 है या 13 है, ये केवल हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं? इन्हीं अधिकारों के लिए हेल्प करते हैं कैसे इसको क्रियान्वयन में रखा जाए। जैसे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है, अनुच्छेद 13 की विधि को कहां तक इसको लागू किया जाए, मूल अधिकार को, अगर कोई चीज इसका उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या किया जाए, रद्द किया जाए कि ना रद्द किया जाए, अनुच्छेद 13 बात करता है। तो हमारे मूल अधिकार तो इतने में ही सीमित हैं, बस इनको बनाए रखने का काम बाकी अनुच्छेद करते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के यही हो गए। और किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। तो वर्तमान समय मूल अधिकारों की संख्या 6 है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 12। तो बच्चे अगर प्रश्न में आएगा यही जो जैसे बता रहा हूं, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक होता है मूल अधिकार, लेकिन समझ लोगे तो कुछ नहीं है, समझने की देरी है। ये वर्दी बैच फ्री तो है लेकिन है इंपॉर्टेंट। बस क्या है कि हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो फ्री की चीजों की कदर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, एक टीचर अपना जी जान जैसे पेड बैच में झोंकता है, वैसे ही आपको फ्री बैच में भी देने की कोशिश करता है। कभी भी किसी बच्चे के साथ अन्याय करने की नहीं सोचता है। और वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो ये मैटर लेकर के आया हूं, मूल अधिकार का जड़ से जहां तक, जहां से भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल आप हमारी बातों को सुनिए और इसको देखते रहिए, और एक बार में नहीं तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। और पूरा तैयार होने के बाद फिर आपको लगेगा कि वर्दी बैच सच में वर्दी दिलाने का एक सपना पूरा करने वाला। वर्दी बैच के तहत मैं बताना चाहता हूं एक बार आपको फिर से कि वर्दी बैच के तहत सारे सब्जेक्ट की, हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जाइएगा प्लेलिस्ट पर और देख लीजिएगा, वर्दी बैच में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसलिए अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए कर लो और सेशन को लाइक भी कर दो और जाके प्लेलिस्ट में उसको भी पढ़ लेना। सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, कोई जरूरत नहीं कहीं और से पढ़ने की, सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप पेड बैच में ऐसे मेहनत और ऐसे मैटर नहीं पाएंगे जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो चलो देखो अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, जो मैं छोड़ दिया था। राज्य की परिभाषा है इसमें। राज्य के अंतर्गत आता कौन कौन है? राज्य के अंतर्गत संसद आता है, संघ सरकार आती है, संसद जानते हो ना, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब आते हैं। संघ सरकार आती है। राज्य की विधानसभा, विधानमंडल, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार भी आती है इसी के अंतर्गत।
स्थानीय प्राधिकारी भी आते हैं। और स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन? नगर पालिका, पंचायत और जिला बोर्ड, ये लोग भी आते हैं। कुछ अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। तो राज्य मतलब राज्य नहीं होता है, एक राज्य नहीं होता है। राज्य के अंतर्गत संसद भी आता है, राज्य के अंतर्गत राज्य विधानमंडल भी आता है, राज्य के अंतर्गत नगर पालिका भी आता है, राज्य के अंतर्गत जो ग्राम स्तर पर अधिकारी होते हैं वो भी आते हैं। ये सब राज्य की डिफिनीशन में आते हैं। अनुच्छेद 12 इसको बताया है। एक जगह, अच्छा अगर राज्य की परिभाषा की बात आए, दो जगहों पर है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, दोनों में राज्य की परिभाषा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करें अनुच्छेद 13, ये क्या करता है? मूल अधिकारों को असंगत विधियां हैं। कैसे? मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करता है या किसी तरीके से हनन होता है तो उस समय पे ये संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? एक है 13 का 1, 13 का 1 क्या कहता है? 13 का 1 कहता है कि जिस समय संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ था उसके पहले की विधि को क्या कर दिया जाएगा? उस हद तक शून्य कर दिया जाएगा जो बाद में मूल अधिकारों को उल्लंघित कर रही हो। मान लीजिए कोई 26 नवंबर 1949 को पहले जो विधि बनी होगी और वर्तमान में जो मूल अधिकार बन गया, उस मूल अधिकार के विधि को, वो विधि जो पहले बनी थी वो उल्लंघित कर रही है, तो उस समय पे कहा गया है कि उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? पहले की विधि को शून्य करने की बात 13 के 1 में, वहीं 13 के 2 में वहां भी शून्य किया जाएगा, लेकिन संविधान निर्माण के बाद की विधि को शून्य किया जाएगा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले की विधि को शून्य करना होगा तो 13 के 1 में है, बाद की विधि को शून्य करना है तो 13 के 2 में है। अच्छा, 13 के 3 में क्या है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। व्यापक परिभाषा है कि संसद, राज्य के कानून, राष्ट्रपति, राज्यपाल के अध्यादेश, ये सब विधि है। लेकिन याद रखना, संसद और राज्य के कानून ये अस्थायी कानून होते हैं, अस्थायी लॉ होते हैं। और जो अध्यादेश जारी होता है ये अस्थायी होता है, क्योंकि अधिकतम अध्यादेश की जो उम्र होती है 6 महीने 6 सप्ताह होती है। अगर ये पारित हो गया तब ये भी अस्थायी हो जाता है, और पारित नहीं होता है तो अस्थायी रहता है। तो अस्थायी कानून कौन से हो गए? अध्यादेश। अस्थायी कानून कौन से हो गए? संसद और राज्य के कानून। तो इनके बारे में क्या कह रहा है? समाज की ऐसी परंपरागत और रूढ़ियां भी विधि हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। कि समाज में जो रूढ़ियां व्याप्त हैं वो सब भी एक नियम ही तो हैं। उस नियम को भी दूर करने के लिए प्रयास कर सकता है न्यायालय। कब? जब मूल अधिकार का हनन कर रहा होगा नियम, तब। ठीक है, तो ये है 13 का 3 कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें 13 के 3 में कि विधि कौन सी है, कौन कौन से कानून है, कानून कौन से हैं। कहने का मतलब है ये जो 13 का 1 है, 13 का 2 है, कब ये जानेंगे कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है? तो कानून जो बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए वो 13 के 3 में है। 1 और 2 तो है कि परंपरागत जो पीछे बनाए हुए नियम थे, लेकिन 13 का 3 कहता है कि जो वर्तमान समय में कानून है वो क्या है। वर्तमान समय का कानून का वर्णन कहां पर दिया गया? 13 के 3 में, और 1 और 2 में पहले का और बाद का है। तो अगर 13 के 3 के कानूनों को ये दोनों उल्लंघित करते हैं तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर हमारी बातों को सुनते रहिए और उसको समझते रहिए और अपने जहन में उतारते रहिए, बस यही करना है आपको। 13 का 4 देखिए, 13 का 4 के लिए संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से कहा गया अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन। इस अनुच्छेद के तहत विधि नहीं माना जाएगा। कि अगर अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन किया जाता है तो वो विधि नहीं माना जाएगा, मतलब वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए 13 का 4 इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से कोई संशोधन करके कुछ जोड़ा जाता है या कुछ अलग कानून बनाया जाता है, उसको ये 13 का 3 जो लॉ था उसके अंतर्गत नहीं आता, मतलब वो माना जाता है कि मूल अधिकार का उल्लंघन ही नहीं कर रहा है। 13 का 4 समझ में आया? 368 के तहत बने कानून मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये 13 का 4 कहता है। ओके, आगे देखिएगा, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता का अधिकार। कैसी समता? 2 समता होती है, एक विधि की समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि की समझ समता है ये नकारात्मक है। प्रोफेसर डायसी के सिद्धांत पर यह आधारित है। प्रोफेसर डायसी ने विधि के शासन का सिद्धांत दिया है और ये नकारात्मक है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप कि अगर आए विधि की समझ समता कैसा है? नकारात्मक है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। ये क्या है? सकारात्मक है। ऐसे ही 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बस,
विधि की समझ क्षमता, नकारात्मक, विधियों का समान संरक्षण, सकारात्मक। इज दैट क्लियर? और कहां से लिया गया विधि की समझ क्षमता? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। ओके, आगे देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव से निर्देश। सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंटेड प्लेस। जो गवर्नमेंटेड प्लेस होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक स्थान पर क्या किया गया? स्थलों पर भेदभाव से निषेध किया गया। कैसे भेदभाव? केवल राज्य के विरुद्ध ये लागू है। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 16 जो है, ये किसके विरुद्ध लागू है? राज्य के विरुद्ध। अनुच्छेद 15, 16 और 18 ये तीनों राज्य के विरुद्ध है ना। तो अनुच्छेद 15 केवल राज्य के विरुद्ध है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार थे ना, तो भारतीयों को है। और इसको लागू करने के लिए किसको कहा गया है? राज्य को। क्या बात है, जो लागू करेगा राज्य। राज्य क्या लागू करेगा? राज्य क्या लागू करेगा? कहेगा कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मतलब गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगा। कैसी, क्या, किस जगहों पर भेदभाव नहीं करेगा? सार्वजनिक स्थानों पर। गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के जन्म के आधार पर, किसी के जाति के आधार पर, किसी के लिंग के आधार पर, किसी के वंश के आधार पर, किसी के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? क्या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता इस आधार पर भेदभाव? कर सकता है। केवल ये सार्वजनिक स्थान की बात है, जो गवर्नमेंट प्लेस है उन पे गवर्नमेंट नहीं करेगा। गवर्नमेंट प्लेस पर निजी व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, ये भी याद रखना है। लेकिन अगर निजी व्यक्ति का प्रॉपर्टी है तो एक निजी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर भेदभाव ये कर सकता है। ठीक है, तो ये केवल गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, अनुच्छेद 15 के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं। 15 के अपवाद सुनिए। जैसे अनुच्छेद 15 का एक कहता है, 15 का एक कहता है कि गवर्नमेंट सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इन आधारों पर गवर्नमेंट नहीं भेदभाव करेगा। वहीं 15 का 2 क्या कहता है? 15 का 2 कहता है कि इन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर कोई निजी व्यक्ति भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सार्वजनिक कुआं है, कोई निजी व्यक्ति जाए कहे ये हमारे घर के सामने है, मैं आपको पानी नहीं भरने दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं ये उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि कहोगे अनुच्छेद 15 के 2 में ऐसा कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान वो हो तो कोई निजी व्यक्ति भी उस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, 15 का 1, 15 का 2 क्लियर हो गया। अब 15 का 3 समझिए क्या है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है गवर्नमेंट सार्वजनिक स्थानों पर भी, कि महिलाओं के लिए एक अलग लाइन लगवा करके कुएं के पास भेज सकती है और बच्चों के लिए एक अलग व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया? 15 के 3 में कहा गया। अच्छा ठीक, 15 के 4 में क्या कहा गया? सार्वजनिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इनके लिए भी सामाजिक स्थानों पर, जो सार्वजनिक स्थान है, उन पे विशेष प्रावधान किया जा सकता है। एक संविधान संशोधन आया, कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन 1951, और चंपकाई दोराजमवाद में ऐसा कहा गया। फिर 15 का 4 के बाद 15 के 5 में क्या कहा गया, उसको भी ध्यान रखो। 15 के 3 में महिलाओं और बच्चों से सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा या उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। 15 के 4 में कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष प्रावधान हो सकता है। 15 का 5 क्या कहता है? 15 का 5 कहता है शिक्षण संस्थान, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इनमें SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, वो भी सार्वजनिक ही माने जाते हैं। चाहे सरकारी और गैर सरकारी जितने भी संस्थान हैं, उनमें SC के लिए और ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था की गई। बस देखते रहो, पूरा सब कुछ आने वाला है समझ में। थोड़ा तो आपको सीखना तो पड़ेगा, सीखने वाला टॉपिक ही है तो सीखना तो पड़ेगा इसको।
लेकिन ये आपके लिए ये नहीं कि केवल पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन को जीने की एक सुनहरा अवसर देता है अगर आपको अपने मूल अधिकार पता है तो। इसलिए ध्यान से देखते चलो। अगला है अनुच्छेद 15 का 6। अनुच्छेद 15 का 6 क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और इकोनॉमिक व्हीकल जोन में आते हैं, कुछ उनको 10% का क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पर 10% का ये आरक्षण जो दिया जाएगा वो किस जगह पर दिया जाएगा? अगर बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर। कैसे सार्वजनिक स्थानों पर? शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, ये 10% का आरक्षण बात कहाँ कर रहा है? शैक्षणिक स्थानों, जो शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये बात कहा गया कहाँ पर? 15 के 6 में। तो 6 तो 15 के सब क्लास है। फिर से देखो 15 के कौन कौन से? 15 का 1 कहता है, 15 का 1 कि राज्य किसी के साथ सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 2 कहता है कोई निजी व्यक्ति भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 3 कहता है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 4 कहता है कि जो एससी और एसटी वर्ग के रूप 15 का 4 कहता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 5 कहता है कि जो इस स्तर पर शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। 15 का 6 कहता है ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान किया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात जो जोड़ी गई 103वां संविधान संशोधन था 2019 में आया था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। ओके, कर हर मैदान फतेह, बस ऐसे आपको लगे रहना है। कोई भी मैदान हो आप फतेह कर ले जाओगे अगर आप शिद्दत से आप उसकी तैयारी कर रहे हो। इसका नोट्स बनाते चलो, बार बार रिवीजन करो, देखते हैं तैयार कैसे नहीं होगा। आपको तैयार होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, चाहे वो पैसे की वजह से हो जाए, चाहे वो काम की वजह से हो जाए, तो केवल 2-3 बार इसको सुन लेना। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जितना भी मूल अधिकार से क्वेश्चन आता है कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज का मैं दावा करता हूं, कभी इससे ज्यादा आपको मूल अधिकार से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। कोई भी वनडे एग्जाम देने जाओगे लेकिन आएगा यहीं से, परीक्षा हो कहीं से, फैक्ट आएगा यहीं से, ये फिक्स है, ये समझ लेना। ठीक है, तो देखते रहो अच्छे से। अगला आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है कि जो सार्वजनिक रोजगार है उनमें अवसर की समानता कैसे होगी? नौकरियों की बात कर रहा है, नौकरियों में कैसी समानता दी गई है इसको भी देख लो जरा। अब तक था, पीछे पड़े थे 5 आधार पर, लेकिन अब क्या होगा? 7 आधार हो जाएगा। पहले इसको देखो, केवल राज्य के अधीन नौकरियों में लागू होगा। प्राइवेट लोग नौकरी देंगे, प्राइवेट कंपनी लागू नौकरी देगी, उसमें नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18 तीनों राज्य को प्राप्त है। ठीक है, तो राज्य की नौकरियों की बात कर रहा है, इस बात को याद रखना, नहीं प्राइवेट जगहों पर जाओ वहां भी ऐसे कहने लगो ऐसा ऐसा अधिकार है। ये केवल राज्य के लिए कहा गया, जो गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं उन पे बात करेगा। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो 16 भी इसी में है। ओके, कौन कौन से 2 अधिकार बच जाते हैं? ये तो हैं धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये 5 तो हैं। उनके साथ साथ 2 और कौन से बनते हैं? वंश क्रम और निवास स्थान। जन्म स्थान तो था ही, जन्म स्थान ऑलरेडी था, जन्म स्थान के साथ साथ क्या आ गया? निवास स्थान, कि जहां जन्म हुआ है उस आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, और लेकिन जहां कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो वहां भी कोई भेदभाव नहीं करोगे। तो ये हो गया 6 प्रकार के, ये 7 प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब देखो, एक है 16 का 1। 16 के 1 में क्या कहा गया है कि राज्य इन 7 आधारों पर किसी के साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। इन 7 आधारों पर, यही धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहीं जब 16 के 3 की बात आती है, 16 का 3 क्या कहता है? संसद निवास स्थान के आधार पर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 16 का 3 कहता है कि अगर निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान के आधार पर संसद कुछ जगहों पर विशेष प्रावधान कर सकती है, 16 का 3 कहता है। वहीं 16 का 4 क्या कहता है? राज्य पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। इस 16 के इसमें कहा गया है, 4 में कहा गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो राज्य में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, ये 16 का 4 कहा।
उसके बाद 16 का 5 आता है। 16 का 5 कहता है धार्मिक संस्थानों के जो उसी धर्म के अनुयायी हैं उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी और जो उस धर्म के अनुयायी नहीं है उनको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। ऐसा भी किया जा सकता है। इस तहत के तहत अनुच्छेद 16 के 5 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 16 का 6 कहता है सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 आरक्षण की बात दो जगह हुआ ईडब्ल्यूएस का। किसमें किसमें? 15 के 6 और 16 के 6। 15 का 6 जो था वो किस जगह पर आरक्षण बात करता है? शैक्षणिक संस्थानों में। और 16 का जो 6 है वो कहाँ कहता है? सरकारी नौकरियों में। दोनों में अंतर क्लियर हो गया ना? 15 के 6, 16 का 6। चलो आगे देखो, थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते रहो, सब कुछ तैयार हो जाएगा आपको। आरक्षण का इतिहास क्या है? आरक्षण कैसे आया? बहुत बड़ा मुद्दा है, समझने को तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, लेकिन जितना आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतना समझ लीजिए, उतना तो बहुत जल्दी मैं समझा सकता हूँ। जैसे आरक्षण की जब बात की जाती है, राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 240। 240 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता है और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था 1953 में। तो आएगा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था? काका कालेलकर आयोग। किसकी अध्यक्षता में बना था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। कब बना था? 1953 में बना था। किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था? 340 अनुच्छेद के तहत। किसने बनाया था? राष्ट्रपति को बनाया था। देखो एक ही बात में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, काका कालेलकर के तहत पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना, लेकिन इससे काम नहीं चला। फिर दूसरी बार फिर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, और दूसरा जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है वो किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल आयोग इसी को नाम से जाना जाता है। 1990 में आता है। अच्छा, 1990 में जो बीपी मंडल आता है ये कहता है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। बीपी सिंह के द्वारा क्या कहा गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। फिर उसके बाद 1900, ये तो किसकी बात थी? पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1979 में, लेकिन 1990 में आरक्षण, इस आयोग के जो बीपी मंडल आयोग था 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा ओबीसी को इतना % आरक्षण लागू किया गया। 1990 में लागू भी कर दिया गया। बना कब था अगर आ जाए? बीपी मंडल आयोग 1979 में। अगर प्रश्न आए काका कालेलकर आयोग कब बना? 1953 में। बीपी मंडल आयोग कब बना? 1979 में। लागू कब हुआ इनकी बातें? 1990 में, कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इंदिरा साहनी केस आता है। इंदिरा साहनी केस कब आता है? 1992 में आता है। जब ये आरक्षण लागू हुआ उसके 2 साल बाद आता है। जब ये आता है कहता है कि आरक्षण की अधिकतम जो आरक्षण लागू हो सकता है, जो यहाँ आप 27% बताए हो, नहीं 27% नहीं, अधिकतम आरक्षण ये 50% तक हो सकता है। लेकिन क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर कौन से होते हैं? जिनके घर में एक गवर्नमेंट जॉब है तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। और क्रीमी लेयर की एक सीमा है 8 लाख से, इनकम कम होगी तो क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं होगा। 8 लाख से अधिक वाले क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण रद्द कर दिया गया कि प्रमोशन में भी किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भी बात कहा गया इंदिरा साहनी केस में कि किसी का प्रमोशन होना उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी पानी है तो उसमें आरक्षण मिलेगा, ठीक। लेकिन फाइनली क्या आता है? एक 77वां 77 संविधान संशोधन आता है। इसके 3 साल बाद, 92 के 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 95। तो 77वां संविधान संशोधन 1995 में आता है और न्यायालय निर्णय को पलट देता है। न्यायालय क्या कहता है? अनुच्छेद 16 के 4 के ए के तहत जोड़ा गया इसको कि SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। एक पॉइंट और जोड़ दिया गया कि SC ST को जो है प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। नौकरी में तो मिलता ही मिलता, ऐसा कहा दिया गया था इंदिरा साहनी केस में, लेकिन अब प्रमोशन में भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। इसको किसको? SC और ST को, ये बात भी कहा गया। तो ये आरक्षण का इतिहास था, थोड़ा इसको समझना आप लोगों को जरूरी था। अब थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए कि 15 और 16 में डिफरेंट क्या है। समता की बात करें, दोनों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, 15 भी और 16 भी। अनुच्छेद भेदभाव के आधार पर देखिए, अनुच्छेद 15 5 आधारों पर भेदभाव कहता है और अनुच्छेद 16 7 आधारों पर भेदभाव करता है। 2 आधार कौन कौन से जुड़ जाते हैं? वंशक्रम और निवास स्थान। उसमें जन्म स्थान था इसमें 15 में, लेकिन निवास स्थान की बात नहीं की गई थी। क्षेत्र देखिए, 15 का 5 सार्वजनिक स्थानों के लिए है और 16 सरकारी नौकरियों के लिए है। यही तो है, ये सार्वजनिक स्थान जो है गवर्नमेंटल प्लेस उनकी बात करता है 15,
और 16 किसकी बात करता है? गवर्नमेंट जॉब की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब कहीं बात, पहली बात तो ये समझ लो, संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता शब्द का उल्लंघन मतलब उल्लेख किया ही नहीं गया है। अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध है, चाहे प्राइवेट व्यक्ति या आम जनता कोई किसी के साथ भेदभाव करे, छुआछूत करे, तब भी उन पे भी लागू होता है, और गवर्नमेंट अगर किसी के साथ भेदभाव करे तो उन पे भी लागू होता है। ये दोनों के लिए। ठीक है। दंडनीय भी है। उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत और SC/ST एक्ट 1989। SC/ST तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, 1989 में जो आया था, इसके तहत क्या दंड मिलता है। ठीक है। तो ये दोनों आप लोग जानते हो दंडनीय है। अगर बात करें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1976 में। SC/ST एक्ट कब आया था? तो 1989 में, और ये दंडनीय है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है? अस्पृश्यता शब्द का संविधान में उल्लेख ही नहीं है। अनुच्छेद 17 भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे अनुच्छेद 18 है, उसके आगे जितने भी अनुच्छेद हैं कल किया जाएगा, एक ही पार्ट में आज नहीं हो पाया। कल मूल अधिकार भी कर लेंगे, DPSP भी कर लेंगे और मूल कर्तव्य भी कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 क्लास में आप लोगों को पॉलिटी पूरी कंप्लीट करा देंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको तैयार ना हो जाए। इसलिए पूरा प्लेलिस्ट अभी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जितनी भी क्लासेस पढ़ चुकी हैं, अगर अभी तक भी नहीं देखो तो उसको जाके देख लेना, और एक अपना प्लेलिस्ट बना लीजिए कि हमको ये क्लासेस एक बार फिर देखनी है। बस 2 बार देख लेना, गारंटी है कि आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। उसके बाद कभी भी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। चलते हैं, और इसी के साथ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर व्यूज आएंगे तभी हम जानेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मैं इस कंटेंट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मेहनत के साथ दे रहा हूं। चलते हैं बच्चे, जय हिंद, जय भारत।